बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जनाब रिजाइन कर देते हैं, फेडरल कैबिनेट से बाहर आ जाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वजूहात क्या हैं? एमक्यूएम कैबिनेट से बाहर, एक वजीर एमक्यूएम के अंदर, दूसरे वजीर जो है वो एमक्यूएम से बाहर निकल आते हैं। व्हाट आर द रीजंस? मैं एक रीजन आपके सामने रखना चाहता हूँ, और रीजन ये है जनाब कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें जनाब मौजूद थे, और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था एमक्यूएम के साथ, और उसमें को तकरीबन मेरे ख्याल में को 9 पॉइंट्स थे जिन पे एग्रीमेंट हुआ था जी। देन अगेन एक जनाब एमओयू साइन हुआ एमक्यूएम का गवर्नर सिंध के साथ, और उसमें तकरीबन 4 पॉइंट्स थे। अब ये ऑल टुगेदर 13 पॉइंट्स जो थे, इस पे डिस्कशन होती रही, बार बार होती रही, कभी जनाब किसी के साथ, कभी किसी के साथ। एमक्यूएम वाले उनके साथ डिस्कशंस करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। सो अल्टीमेटली खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वजारत छोड़ देते हैं। इसकी मजीद तफसीलात क्या है वो मैं आपके सामने आज जरूर रखना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे आमिर खान साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं एमक्यूएम के। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जाना चाहेंगे जनाब के ये तो नहीं कि कल को पता चले कि जनाब फिर एमक्यूएम वाले यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या कोई और बंदा एमक्यूएम का हो, वो फिर फेडरल कैबिनेट में शामिल हो जाएं। आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि शायद वापस चले जाएं ये लोग, क्या ऐसा तो नहीं है? इसके अलावा मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जनाब। नवाज शरीफ साहब का मेरी इतलात के मुताबिक ऑपरेशन होने जा रहा है, और नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे? और कुछ लोग नून लीग के अंदर जो मौजूद हैं वो नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं जनाब कि एक वोट को इज्जत दो वाला नारा लेके निकले थे, आखिरी लेग जो थी नून लीग की हुकूमत में वो अनस्टेबल हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ी। शायद खकान अब्बासी साहब जनाब वज़ीर आज़म बनते हैं, उसके बाद भी जलसे जुलूस और जनाब लोगों को कहा जाता है जनाब के वोट को इज्जत दो। बट देन अगेन जब बारी आती है एक्सटेंशन की तो लोगों का ख्याल ही है, लोगों का, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, लोगों का ख्याल ही है, मुस्लिम लीग नून वालों का ख्याल ही है जनाब कि ये इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है नून लीग वालों ने। क्या वाकई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है नून लीग वालों ने, या कोई स्ट्रेटजी है, या वाकई ही एक अच्छा काम किया है कि एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर कुछ निकात जो है उस पर खामोशी थी, वहाँ पे एक पक्की मोहर लग गई है। क्या ये अच्छा फैसला था या नहीं, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा जनाब। मेरे साथ मौजूद है जनाब राना तनवीर साहब, वो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, अभी रिसेंटली इंग्लैंड में थे मौजूद जनाब, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करके आए। उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, और हल्के में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे क्या हालात होते हैं, कैसे वो लोगों को फेस करते हैं। क्या नून लीग आइंदा आने वाले दिनों में कोई नई डिमांड सामने लेके आएगी, नए इलेक्शंस कराए जाएं, या इन हाउस चेंज करवाना चाहेगी? प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जाएगी, इन हाउस चेंज को या नए इलेक्शंस को? इस पर मैं बात करूंगा राना तनवीर साहब से। तीसरी चीज़ जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है जनाब के इत्तेहादी जो है, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जाहिर है सबको आप खुश नहीं रख सकते, हुकूमत सबको खुश रख नहीं सकती। तो एक तो हमने आज देख लिया जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक वजीर छोड़ के चला गया पीटीआई को, तो बाकी इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? क्या वो खुश हैं हुकूमत से या नहीं खुश है? या जो खालिद मकबूल सिद्दीकी आज छोड़ के गए हैं क्योंकि वो एक इत्तेहादी थे हुकूमत के, और उसी तरह क्या बाकी इत्तेहादियों के अंदर भी अनरेस्ट पाया जाता है या नहीं पाया जाता? तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वफाकी वजीर हैं हाउसिंग एंड वर्क्स के, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनके ख्यालात क्या हैं। क्या काफ लीग के अंदर अनरेस्ट तो नहीं है, या काफ लीग खुश है हुकूमत से? ये भी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा तारिक बशीर चीमा साहब से। लेकिन सबसे पहले मैं आमिर खान साहब से बात करना चाहूँगा। आमिर खान साहब से पूछते हैं कि आज क्या हुआ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी काबीना छोड़कर घर चले गए। आमिर खान साहब, क्या हो गया? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्यों छोड़ के चले गए? राना साहब, ये तकरीबन अप्रैल में है कि
2018 जुलाई से हम पीटीआई की हुकूमत में शामिल रहे जी। और जिस वक्त में हमने पीटीआई की हुकूमत की हिमायत की थी और हमारे ही वोटों से पीटीआई की हुकूमत बन सकी थी, हमारे 7 एमएनएस थे और उसके बगैर पीटीआई की गवर्नमेंट बन नहीं सकती थी। और हमने ये सोच के समझ के कि एक जमहूरी अमल को आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसमें हमसे अपोजिशन ने भी उस वक्त बात की थी और हमसे हुकूमती हलकों से भी जब राब्ता किया गया तो हमारे साथ कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें एक एग्रीमेंट ऐसा था जिसमें मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब और फैसल सब्जवारी साहब के साइन हैं, जिसमें 9 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और मुजना चीज के उसके ऊपर साइन है। ये 13 नुकाती एक एमओयू साइन हुआ जिसके ऊपर हमने हिमायत करी और हमने कहा कि भाई हम अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगते, हम इस शहर के लिए जो शहर पूरे पाकिस्तान को 89% कमा के दे रहा है और इस शहर की जो हालत है, यहाँ की कोई सड़क सही नहीं है, यहाँ का सेवरेज का पूरा निजाम तबाह है, यहाँ पर जो खराबियां जो बदहाली इस शहर की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उस पर पीटीआई का अपना मौक़िफ़ था कि हम खुद चाहते हैं कि इस शहर के अंदर बेहतरी आए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमारी उसके बाद कुछ दर्जन भर मीटिंग हो चुकी हैं और इसके अलावा भी अलग अलग भी बैठ के बातें होती रही हैं। कभी एक कमेटी बनती है, कभी गवर्नर साहब की सरबराही में कमेटी बनती है, वो बैठ के हमसे डिस्कशन करते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं, फिर कुछ दूसरी कमेटी बन जाती, रीन साहब की एक कमेटी बनी, फिर परवेज खटक साहब उसमें आए, फिर उसके बाद फिर असद उमर साहब को कह दिया गया। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हर दफा जिनके साथ बैठते हैं उनको नए सिरे से हमें पहले दिन से पूरी कहानी दोहरानी पड़ती है। कि भाई ये इश्यूज हैं, इसका कोई हल निकालिए। 162 अरब रुपए का ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब करके यहाँ पर गए कराची में आकर। अभी जो बजट था उस वक्त हमसे ये वादा किया गया कि 25 अरब कराची को फौरी तौर पर दिए जाएंगे, 5 अरब हैदराबाद को फौरी तौर पर दिए जाएंगे। ये सारे इश्यूज सिर्फ जबानी कलामी नशिस्तन गुफ्तन बखास्तन के ऊपर ही अब तक चलते रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट के ऊपर भी अमलन कोई चीज ऐसी नहीं हुई है कि जिस पर हम अपने वोटर्स को, अपने शहर के लोगों को, अपने हमदर्दों को, अपने वोटर्स को बता सकें कि हाँ भाई हम हुकूमत में इसलिए बैठे हैं कि हम शहर की ये बेहतरी कर रहे हैं। जब कोई भी काम नहीं हम करा पा रहे हैं तो हमारे ऊपर, हमारे अवाम का, हमदर्दों का, हमारे कारकुनान का शदीद दबाव इस पर आ रहा था कि फिर आप कैबिनेट में क्यों बैठे हुए हैं। तो हमने बारहा कोशिश की समझाने की, बात करने की, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से कई मुलाकातें हुई। हर दफा यही कहा गया कि नहीं इसके ऊपर फौरी तौर पर हम अमल करते हैं, लेकिन किसी एक इशू के ऊपर भी कोई एक जरा सा भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सके सिवाय मीटिंग्स के। अच्छा। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो कि भाई फिर बेहतर यह है कि हम कम से कम कैबिनेट से बाहर आ जाएं। हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अभी भी हैं, रहेंगे। आगे जो अच्छे काम करेंगे हम उनकी हिमायत करेंगे और उसके ऊपर हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर जहां कोई ऐसी पॉलिसीज बनेंगी इस पर तनकीद की जा सकती है, तनकीद भी करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई हमारा ऐसा इरादा नहीं है कि हम हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हम हमारे ऊपर जो दबाव था हमारे अपने वोटर्स का, तो वो हम उस दबाव के तहत कि भाई हम जब डिलीवर नहीं कर पा रहे शहर के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों में जो तासुब और नफरत की बुनियाद पर जो बेड़ा गर्क किया गया है, खासतौर से पीपुल्स पार्टी ने जो बेड़ा गर्क किया है, उस पे हमें ये उम्मीद थी कि पीटीआई के यहाँ से 14 एमएनएज जिसको कि हम नहीं तस्लीम करते कि वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, वो नताइज हमने तस्लीम कभी भी नहीं किए, लेकिन फिर भी चले उनके 14 एमएनएज मुंतखब हुए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बेहतरी नहीं हुई है, कोई शहर के आंसू पोंछने को तैयार नहीं है। प्रायोरिटीज ही नहीं तय हो रही हैं कि जो शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, आप उसके अंदर बेहतरी करने को तैयार नहीं है, उसमें आपकी तवज्जो उसकी तरफ हो ही नहीं रही है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। हमने बहुत दफा इस बात का इजहार किया है, कैबिनेट में भी हमारे वज़रा इस बात पर इजहार करते रहे, बोल रहे हैं। लास्ट मीटिंग में भी जहांगीर तरीन साहब से अभी चंद दिन पहले हुई थी, उसमें उनको बताया था कि भाई हमारे पास ये रास्ता नहीं है इसके अलावा कि अगर हम मसला कोई हल नहीं करा सकते तो फिर हम कैबिनेट से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज तासुर लिया जा रहा है आमिर भाई के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली बोला था कि आप लोग निकलें गवर्नमेंट से तो हम लोग आपको अकोमोडेट कर लेंगे, यानी कि आप फेडरल गवर्नमेंट से निकलें तो हम लोग आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट में
अकोमोडेट कर लेंगे। सो एक तासुर ये भी लिया जा रहा है कि शायद आप लोग प्रोविंशियल लेवल पे कोई अकोमोडेशन चाहते हैं प्रोविंस के अंदर, यानी कि सिंध के अंदर। इज इट ट्रू जी? राना साहब, बिल्कुल मैं इस तासुर को मुस्तरद करता हूँ, बिल्कुल गलत बात है। और बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट के अंदर ही उनकी नीयत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनकी नीयत क्या थी। यानी पहले गवर्नमेंट गिराएं और फिर आप उनके पास आ जाएं और वो आपको 2 वजारतें दें। तो हम वजारतों की लालच में ना कहीं गए थे और ना हम पीपुल्स पार्टी के पास जाएंगे। पीपुल्स पार्टी को चाहिए कि जो शहर का, पूरे सिंध के शहरी इलाकों का जो उन्होंने तबाही फैलाई है, ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि उन्होंने तो दही इलाकों में भी बेड़ा गर्क किया है, तो पहले वो उन सारे मामलात को दुरुस्त करें, इख्तियारात दें, बल्दियात को इख्तियारात दें, यहाँ चीजें बेहतरी आए शहर के अंदर, उसके बाद देखा जाएगा। हमारा कतन कोई इस सिलसिले में कोई ऐसी हमारी राय वो नहीं है कि हम कोई पीपुल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं या पीपुल्स पार्टी की इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम वजारतें लेंगे। हमें कोई वजारत नहीं चाहिए, ना हम उनके इस जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान के अंदर उनकी बदनीयती नजर आती है, साफ नजर आती है। तो हम उनके इस बयान को सीरियस ही नहीं लेते। अच्छा, चले, इज इट पॉसिबल, व्हाट आर द चांसेस आमिर भाई, कि कल को जो ये आपके साथ जो प्रेसिडेंट ने किया था एग्रीमेंट 9 पॉइंट्स पे, और फिर गवर्नर सिंध ने जो थे आप लोगों के साथ एग्रीमेंट किया था, इनमें से अगर कुछ पॉइंट्स, या उन्होंने 162 अरब का पहले जिक्र किया, या इनिशियली उन्होंने कहा जी हम 25 अरब आपको दे देंगे, अगर इनमें से कोई भी चीज़ पूरी होती है तो क्या कितने चांसेस हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वापस कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, फेडरल कैबिनेट में? हमारी जो राब्ता कमेटी है उसने बैठ के ये तय किया था, और हमारा कतन कोई इरादा नहीं है कि हम दोबारा कैबिनेट में जाएंगे, ना ऐसी कोई हमारे यहाँ राय पाई जाती है। मैं इस बात को बिल्कुल रद्द करता हूँ। हाँ, इश्यूज के ऊपर जाहिर है कि हम सियासी लोग हैं, हुकूमती सतह पर कोई हमसे राब्ता करता है, कोई आता है, कोई बात करता है, तो हम वो सारे जो शहर के मसाइल हैं सिंध के शहरी इलाकों के, उसके ऊपर हम बात करेंगे और हम उस पर कोशिश करेंगे कि हम कैबिनेट से बाहर रहते हुए भी उन मसाइल को हल कराने में कामयाब हो सकें। राना साहब, आप अपने हलकों में जाते हैं और हलकों में आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे व्हाट इज द पल्स लाइक? उन्हें कोई नए इलेक्शन चाहिए हैं या व्हाट आर दे एग्जैक्टली लुकिंग फॉर? मेरी इत्तलात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका ऑपरेशन होने जा रहा है। राना साहब, आप अपने हलकों में जाते हैं और हलकों में आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे व्हाट इज द पल्स लाइक? उन्हें कोई नए इलेक्शन चाहिए हैं या व्हाट आर दे एग्जैक्टली लुकिंग फॉर? देखिए राज साहब, मैं जो हमारा जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, और वाकई में हम तो बड़े अवामी से लोग हैं, नीचे बहुत ज्यादा अपने हलकों में फिरते हैं, लोगों को मिलते हैं, लेकिन वो जो जल्दी बात करते हैं वो बैड गवर्नेंस की करते हैं, जो इस गवर्नेंस का हाल है, और साथ ही महंगाई का जो उनकी जिंदगी में तलखी आई हुई है, और जो इन्होंने हर तरह की जितनी भी है बेसिक में उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, तो वो आपके सामने है। चाहे वो आटे की बात हो, चाहे वो घी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पेट्रोल की बात हो, गैस की, ये आपके सामने सारी चीजें हैं। वो ये जरूर बात करते हैं कि भी हाँ ये गवर्नमेंट से कब हमारी जान छूटेगी, और वो क्लियर कट इलेक्शन की या वो तो नहीं बात करते, वो ये भी बात करते हैं कि इस गवर्नमेंट से हमारी कब जान छूटेगी, और साथ में बातें भी देते हैं कि अल्लाह ताला इससे जान छुड़ाए। अब जान छुड़ाने के 2 तरीके हैं, वो तो आगे हमारी पॉलिटिकल सोच है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की। एक तो ये है कि जो बिल्कुल प्रोविजन है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि विद हाउस चेंज आए, लेकिन हमारा ख्याल ये है PMLN का स्पेशली कि हमें फ्रेश इलेक्शन में जाना चाहिए, फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। नेशन एंड कंट्री नीड्स फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अच्छा, ताकि उसके रिजल्ट में जिसको भी मैंडेट मिले, एक साफ सुथरे इलेक्शन में, यार जानेदार इलेक्शन में, तो उसमें जो पार्टी आगे आए अपने मैंडेट के मुताबिक मशहूर पे अमल करे और लोगों को जो बेहतरी ला सकती है अपनी पॉलिसियों के मतलब वो पॉलिसी के जरिए लाए, और एक नई डायरेक्शन। जिस तरह पीछे 2018 के इलेक्शन से पहले आपने देखा तो ये जो भी कहते रहे जी कर्जे में फंस गए थे, ये हो गया, वो तो कर्जे आप भी, मेरा ख्याल है पिछली जो परसेंटेज थी कर्जों की
उससे अभी ज्यादा कर्जे लिए गए हैं। आपके सामने जो 1.5 साल में हाल हुआ है, हत्ता स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि मैं अब इससे बाद कर्जे नहीं आपको दे सकता गवर्नमेंट को। तो कहने का मकसद है कि ये चीजें जो भी वो कहते रहे चोर डाकू, लेकिन ये फैक्ट है कि 18 तक लोगों को रिलीफ मिलता था, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी थी, आसानी थी, और यहाँ गवर्नेंस का भी बेहतर सिलसिला था। तो मेरा ख्याल हमें तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमारी ये सोच है। अच्छा, दो चीज़ें हैं राना साहब आपकी गुफ्तगू से जो मैं निकाल सकूँ, अखज़ कर सकूँ, वो ये है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इन चेंज यू वांट टू गो फॉर लाइक फ्रेश इलेक्शंस, दैट्स योर, आप लोगों की तमन्ना ये है, आप लोगों की ख्वाहिश ये है। सो व्हाई नॉट इन हाउस चेंज, व्हाई फॉर फ्रेश इलेक्शंस? जी, हमारा ये ख्याल है कि विदन जो हाउस चेंज है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ही एक तरीका है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो हमारी सोच है वो ये है कि प्रायोरिटी हमारी फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी, एक फ्रेश इलेक्शन की है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि वाई नॉट, यस, बट हमारा ख्याल है कि जो विदन हाउस चेंज आएगी वो शायद डिलीवर ना कर पाए। अच्छा, जिसकी इस वक्त मुल्क को जरूरत है उस डायरेक्शन में ना चल सके। अच्छा, तो हमारा ये भी है। नंबर 2 की अगर विदन हाउस चेंज आती है तो PMLN विल नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, वी विल सपोर्ट दैट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, मिल के अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज दे सकें या कोई बेहतर डायरेक्शन दे सकें जिससे मुल्क को इस क्राइसिस से जो आया हुआ है निकाल सकें। पॉलिटिकल क्राइसिस है, पार्लियामेंट्री क्राइसिस है, आपके सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो बेशुमार इस वक्त मुल्क गंभीर हालात में है। तो वो भी अगर हो तो दैट विल लीड्स टू, आई थिंक जो हमारी सोच है कि विद हाउस चेंज आती है तो दैट शुड बी फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन आफ्टर चेंज इन नियर फ्यूचर। तो वो हमें इन्हीं जो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी फ्रेश, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, बट विद हाउस भी अगर आए तो लोगों की ये भी एक ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा जो इस वक्त लोगों के ज़हनों में घूम रही है बात। so you are looking into like 2 options. Your first priority is fresh elections, number 1, and secondly, if there is a in-house change, what you are saying is that if there is a in-house change, so you will not be part of that government, right? जी, जो अगर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हम समझते हैं कि क्योंकि हमारे एक अपने इकोनॉमिक एजेंडा होता है, हम आगे लेके चलते हैं मुल्क को, तो शायद हम इन हाउस चेंज जो है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो उसको सपोर्ट तो जरूर करेंगे, क्योंकि वी आल्सो वांट टू गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ताकि लोगों की जान छूटे जो इस वक्त लोग फंसे हुए हैं। लेकिन हम उसमें उसका हिस्सा मान के गवर्नमेंट का, कैबिनेट का, तो शायद वो ना कर सके जो हमारी एक इकोनॉमिक पॉलिसीज है, या तो आपको पता है कि अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप बनती है या कोई और इस किस्म का कोई मजमूआ होता है पार्टियों का, उसमें शायद वो हम डायरेक्शन ना ले सके जिसका हमेशा PMLN ने सोचा और उस पर अमल किया। जो बांग्लादेश मॉडल की बात होती है, अगर उस तरफ जाया जाए तो यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश टाइप सेटअप जी, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि हमें एक इलेक्शन हो तो उसमें जिसको भी PMLN हो, PTI हो, जिसको भी लोग मैंडेट दें, जिसको वोट दें ज्यादा, और जिसकी वो खास करें इस पार्टी को आगे आना चाहिए, तो वो पार्टी चाहे जो भी पार्टी हो उस इलेक्शन के लिए जो फेयर एंड फ्री हो, तो फिर वो दैट गवर्नमेंट इज आई थिंक हैव राइट टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस डायरेक्शन एंड मैनिफेस्टो। अब जो PTI को जितना का मैंडेट है वो इस्तेमाल किया है, वो सब में इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एस्पिरेशन। तो मैं समझता नहीं है, हम बड़े क्लियर हैं कितनी लोगों की जो एक सही वोट है उसकी जो आप बात करते हैं, वोट का के जरिए जो भी गवर्नमेंट आती है उसको आगे चलना चाहिए। Okay, so what do you think? How will you pull this thing? How can you go for fresh elections
या हाउ कैन यू डिमांड फॉर फ्रेश इलेक्शंस? क्या ऐसी चीज होगी जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकेगी दैट दे शुड गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस? जी देखिए, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो ये सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें तो मेरा हाल है अगर गवर्नमेंट ना चल रही हो, गवर्नमेंट डिलीवर ना पा रही हो, तो आपको पता है इंडिया में 26 दिन बाद भी और कुछ महीनों बाद भी फ्रेश इलेक्शन आफ्टर द जनरल इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं, अभी भी देखना पल्स जो है, पल्स आप नेशन की कौम की देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि दे वांट चेंज, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है किसी को भी। बट यस, कि आप वो बैठे हुए हैं एक तरीकेकार के मुताबिक बैठे हुए हैं, तो ये पल्स जब देखेंगे या आने वाले दिनों में क्राइसिस और बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि एक जो बेचैनी पाई जाती है विद हाउस, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि कल को कोई पूरी कौम हमें उम्मीद है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स मे बी के नेशन विल कम आउट, कम द स्ट्रीट। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रेस देखते हुए प्राइम मिनिस्टर और रेलेवेंट लोग जो है वो खुद ही और लोग कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो मुल्क को और ज्यादा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में लेके जा रही हैं। क्योंकि अब तक आप देखेंगे तो करंट डेफिसिट की बात करते हैं कि जी करंट डेफिसिट जो था उसका मैरिज की है, तो वो बड़ी एक फजूल किस्म का आर्गूमेंट है कि इम्पोर्ट को कर्व किया, एक्सपोर्ट किसी का पॉजिटिव तरीके बड़ी नहीं हेल्थी साइन होता है। तो ये क्या ना लोन लेके लिए जा रहे हैं और टैक्सेशन और बड़े हाश मेजर लिए जा रहे हैं और यूटिलिटी प्राइसेस जिस तरह वो आपके सामने है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के चीजें अब प्रेशर तो देने पे है कि हाँ चेंज होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो कोई ना कोई आउटकम होगा इसका। So you're expecting that people are going to come on the streets in the next like 3 months plus minus, right? So that's a modus operandi. That's how you can pressurize the government. और अभी तक तो अगर इन्होंने ना कोई फैसला किया तो अगर ये यही कहते रहेंगे कि हमने तो 5 साल पूरे करने, 5 साल मैंडेट बिल्कुल इलेक्शन के जरिए होता है, 5 साल का मैंडेट, बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है कि अगर गवर्नमेंट नहीं चल पा रही और जो लोग हैं, अवाम है, जो मालिक है रियासत के, अगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, उनकी जिंदगी में इतनी तलखी है, 2 दिन की रोटी मुश्किल से मिल रही है, बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, सेहत में उनको कोई चीज मिल नहीं रही, कि उनका केयर ही नहीं है, हेल्थ केयर ही नहीं है, तो डेफिनेटली दे हैव द राइट टू आस्क कि उन्हें चेंज चाहिए। कुछ लोग स्टिक कर जाते हैं कि नहीं मैंने तो 5 साल रहना, 5 साल सही रहना है लोगों की खास के मुताबिक। तो मेरा यू विल सी के आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर विल बी सम साइंस ऑफ चेंज। क्या ये साइंस ऑफ चेंज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या यू कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि जी ऐसे चेंज आएगी अगले 3 महीने प्लस माइनस में, तो इसी वजह से आप लोगों ने क्या यू वेंट फॉर द बिल, द एक्सटेंशन बिल आपने साथ दिया, जिसकी वजह से आपके अंदर पार्टी में भी और बाहर लोगों में भी, आपके वोटर्स ने भी आपको क्रिटिसाइज किया? जी मुझे वैसे स्वाय इस चीज के वोट हमने दिया, लेकिन बाकी सब इंडिया ही रहना साहब, आप ठीक है थोड़ा सा मेरा हाल, लेकिन वोट अगर आप समझे कि हमने किसी ऐसी वजह से दिया है कि कोई चेंज आए या चेंज लाई जाए, तो दिस इज नथिंग टू डू विद दिस। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा ना, मेरा परसेप्शन ऐसी क्रिएट की गई है जैसे ये कोई लॉ जो है कि तो खुदा है जस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक लेजिस्लेशन, एक लॉ बने which regulates the appointments of Sarsa Chief and also deals with the extension of Sarsa Chief. तो ये एक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क या कोडिफाई किया गया उस अख्तियार को जो प्राइम मिनिस्टर के पास पहले ही था, लेकिन कोडिफाई नहीं था, which was granted by the Supreme Court of Pakistan. And the Supreme Court of Pakistan asked Parliament if they think they should legislate because there is no legal framework for the appointment and extension of Sarsa Chief. I think वो एक ऐसी चीज थी जिसका मैं समझता हूँ कि जो पीछे चलता था, एक प्रेसिडेंट या ट्रेडिशन थी या जो इनहेरिटेड पावर समझता था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री,
क्योंकि मेरी करंट पार है कि आई कैन एक्सटेंड द सर्विस टेन्योर और री अपॉइंट द आर्मी चीफ और सर्विस चीफ, तो उसको क्लियरिफाई किया और जैसे सारी सिस्टम के उसको रेगुलेट कर दिया। अब पावर, लेकिन अगेन इट्स अप टू द चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि वो एक्सटेंशन देता है और किस तरह चूज करता है। आज इस ऑफिस को किया गया, नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, तो जो भी होगा उसकी स्वाबदीद पे है, डिस्कशन मे और मे नॉट, तो वो एक्सटेंशन देता है या नहीं देता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसा लिंक करना कोई अनडेमोक्रेटिक काम है या कोई हमें कहा जाता है कि ये उस बात से हट गए जो जब कहते थे सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या वोट की इज्जत है तस्वीर होनी चाहिए उसके ये एस्पिरेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये वन शुड बी क्लियर अबाउट दिस कि दिस इज जस्ट लेजिस्लेशन व्हिच विल होल्ड द अपॉइंटमेंट्स एंड द एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। अच्छा, मेरी इतलात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका किसी वक्त भी उनको ऑपरेट किया जा सकता है, उनको ऑपरेशन होने जा रहा है। देखिए जो रिपोर्ट्स है वो तो यही है कि अदर जो चीजें उनके कंडीशन है उसके तहत वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, बट कंडीशन लाइक दिस कि शायद ये हर सूरत किसी न किसी तरीके से करना पड़े। ऑपरेशन तो करना अल्लाह पड़ेगा। खैर करे, हमारी जो दुआ है हमारे क्या अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मुकम्मल से नवाजे और वो वापस आए और पाकिस्तान के लिए अपना बेहतरी के रोल अदा करें। तो हम दुआ जो है उनकी सेहत जल्द बेहतर हो और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। और ये बात दुरुस्त है कि उनका ऑपरेशन होने जा रहा है जी। और कब तक वापसी, कब तक मुतवक्को की जा सकती है मियां नवाज शरीफ साहब की जी? ये नवाज शरीफ साहब जब भी उनकी सेहत स्टेबल और इम्प्रूव कर जाएगी डेफिनेटली विल कम बैक। आई टेल यू साहब, ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो उनका एक पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने एक अपना रोल अदा किया हुआ है पाकिस्तान के लिए और ही इज कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन जो पाकिस्तान में उस वक्त है। तो इंशाल्लाह जब भी वो बेहतर होंगे तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी और ठीक साइड डायरेक्शन में उनका इलाज शुरू हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह ही विल कम बैक। तारिक बशीर चीमा साहब, कोई 18 लोग ऐसे हैं जो इत्तेहादी जमातों में से हैं, वो कल जनाब लाहौर में कहीं मिले हैं डिफेंस में बैठ के और वो बड़े नाराज हैं हुकूमत से। तारिक बशीर चीमा साहब, सुना ये जा रहा है, आवाजें ये आ रही है, कल मेरे शो में भी कहा जा रहा था कि कोई 18 लोग ऐसे हैं जो इत्तेहादी जमातों में से हैं, वो कल जनाब लाहौर में कहीं मिले हैं डिफेंस में बैठ के और वो बड़े नाराज हैं हुकूमत से। राणा साहब, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पंजाब से इत्तेहादी सिर्फ हम है, मुस्लिम लीग का इतिहास जी बिल्कुल ठीक है। और हमें कोई इल्म नहीं है कि कोई इकट्ठा हो रहा है, ना हमने कोई जरूरत महसूस की है कि हम इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर कोई इस तरह की काम करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सदाकत है। अच्छा, जैसे आज गिला हुआ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, MQM वालों को, और उन्होंने कहा जी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही हैं, जो हमें जो कमिटमेंट्स थी हमारे साथ जो गवर्नमेंट ने की थी वो पूरी नहीं हो रही। तो आपके साथ भी कई कमिटमेंट्स की गई थी, क्यू लीग के साथ भी, वो पूरी नहीं हुई। बात है राणा साहब कमिटमेंट्स की, तो MQM वालों की बात में अगर सच्चाई है कि उनके साथ कोई कमिटमेंट हुई थी और वो फुलफिल नहीं हो रही, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की ज्यादती है। ठीक, वो कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए थी। ठीक। और ये मामला जो है, जहां तक हमारी जमात का ताल्लुक है जी, इनके एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है जो बैठकर हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है। 2 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। अच्छा, तीसरी मीटिंग इसी हफ्ते में मुतवक्को है। ठीक है। तो अल्लाह करेगा किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हर पोलिटिकल पार्टी में अपना सर्वाइवल ढूंढना है। ठीक है। हर पोलिटिकल पार्टी की यह ख्वाहिश होगी कि वो पोलिटिकली सर्वाइव करे और लोगों में एक अच्छे नाम की हैसियत में पहचानी जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो वो हमारी कोशिश, बेहतरीन कोशिश तो है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, ऑब्वियसली, और हम इनको अच्छे मशवरे दें, ऑनेस्ट मशवरे दें, वो मशवरे दें जिसमें पाकिस्तान की आवाम का फायदा हो। आगे मानना ना मानना, राणा साहब वो एक बड़ी पार्टी है, हम उनके इत्तेहादी हैं।
ठीक है, लेकिन आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है चीमा साहब। जी वो है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम वो रोल पॉजिटिवली प्ले करें, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी भी जमात को देखें ना। एमक्यूएम ने पिछले 1.5 साल में बहुत पॉजिटिवली रोल प्ले किया है, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते इस बात पर। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। हाँ, और अगर देखें ना, अगर वो बिल्कुल आप आकर आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जैसा आदमी अगर वो रिजाइन कर गया कैबिनेट से और उसने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है, तो आई डोंट सी रॉन्ग एनीवेयर, ही इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल उसने अपनी तरफ से पूरे 1.5 साल में, चूंकि हमारा कैबिनेट लीग है वो, जी जी, 1.5 साल में उसने कोशिश की है कि गवर्नमेंट की गुडविल को कायम रखे और गवर्नमेंट के लिए अच्छे काम, बेहतर कामों में मामलत के तौर पर काम करे। अच्छा, राना तनवीर साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है दे वांट अर्ली इलेक्शंस। सो ये तो उनकी पार्टी है, देखे ना हमारी जमात है, हमारी जमात की पता नहीं कौन कौन। तो देखे ना, ख्वाहिश रखना अर्ली इलेक्शन की, वो राना तनवीर साहब का हक है, उनकी जमात का हक है। ठीक है, लेकिन ये अगेन द बिग क्वेश्चन मार्क है कि हाउ दिस गवर्नमेंट डिलीवर्स, हम कैसे डिलीवर करेंगे। हम जिस कैबिनेट में बैठे हुए हैं उसकी डिलीवरी कैसी है, क्या लोगों को एक्सेप्टेबल है, नहीं है, लोग मुतमिन है, नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सोचना चाहिए और हम सबको भी बहसियत एक काबीना से सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट वी डोंट सी थिंग्स हैपनिंग। ठीक है मेरे छोटे औलाद रखो। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। एक आखिरी चीज समझा दें मुझे, क्या कल अगर supposedly it's a hypothetical question, but then again if you want to answer it fair enough, but if you don't want to answer it I won't mind. पूछे tomorrow if tomorrow, like 3 months to 6 months down the lane, if there are elections and general elections, तो will PTI make it या will Muslim League Noon make it? Sir, it is too early to comment. Very honestly speaking, it is too early to comment on this question. Okay. Because as a political worker, as part of the cabinet, as Secretary General of Pakistan Muslim League, I don't see early elections. Okay. I don't see early elections at all. Okay, ठीक। Thank you very much for talking to me. MKM हो, मुस्लिम लीग नून हो या क्यू लीग हो जो कि इत्तेहादी हैं पीटीआई के, उन सब का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया जी। मेरे जो सवालात थे वो थोड़े से करख्त ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत ख्वाह हूँ। फ़िलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।